तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। तो दोस्तों, समसामयिकी मार्च का ये पहला भाग है। इससे पहले फरवरी के हम लोग 4 पार्ट्स और जनवरी के 6 पार्ट्स हम लोग करंट अफेयर्स के कर चुके हैं समसामयिकी के। तो वो सभी आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। उसके लिए जाना कहीं नहीं है, उन सब के लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से आप देख कर जो है एक कनेक्ट हो जाएंगे आप मार्च तक के करंट अफेयर से। और क्योंकि जो है आगे जब भी कंपटीशन एग्ज़ाम सब 1-2 महीने में शुरू होंगे तो उसमें ये सारे जनवरी से लगा के जून तक सारे बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप पूरे पूरे सारे पार्ट्स देख लीजिए। तो दोस्तों, करते हैं इस पार्ट को स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है, भारत, ये भारत लिख दिया है, एक्चुअली भारत शब्द है। भारत में पहला कोरोना मामला किस राज्य में सामने आया? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो भारत में पहला कोरोना मामला जो है वो सामने आया केरल में। ये छात्र जो था वो चीन के वुहान विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, वो केरल आया था। केरल भारत का पहला राज्य था जिसने कोरोना को राज्य महामारी का दर्जा प्रदान किया था। तो पहला रोगी केरल में, और केरल पहला राज्य था जिसने कोरोना को राज्य महामारी का दर्जा दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में वधावन, एक जगह है वहाँ पर एक नए बंदरगाह को मंजूरी दी है, और ये वधावन जो है वो किस राज्य में है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो वधावन जो है दोस्तों वो है अपने महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो है JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो वो जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, एक ऐसे जीके जनरल नॉलेज के लिए जो है मैंने आपको ये जो है यहाँ पे तथ्य बिंदु बताया है। और जो ये नया जो बंदरगाह बना है जिसका नाम वधावन है, ये बना है महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अयोध्या फैसला कानून के अंतर्गत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच क्रमशः कितने एकड़ भूमि का हस्तांतरण करने का फैसला लिया गया है? राम जन्मभूमि हेतु 32 एकड़ और सुन्नी वक्फ बोर्ड हेतु 40 एकड़। राम जन्मभूमि हेतु 67.70 एकड़ और सुन्नी वक्फ बोर्ड हेतु 5 एकड़। राम जन्मभूमि हेतु 5 एकड़ और सुन्नी वक्फ बोर्ड हेतु 67.70 एकड़, या फिर राम जन्मभूमि हेतु 40.70 एकड़ और 32 एकड़ जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हेतु। तो दोस्तों, सही विकल्प जो है वो है दूसरे नंबर जो विकल्प है वो 67.70 एकड़ राम जन्मभूमि हेतु और 5 एकड़ जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हेतु। ये फैसला जो सुना है इसके पीछे जो मेन रीज़न माना गया वो यही माना गया कि वहाँ पर जो खुदाई की थी, जो अलग अलग समय में और अलग अलग जो है धर्म के जाति के लोगों के द्वारा की गई, मजदूर भी अलग अलग जाति धर्म के थे, तो चाहे वो किसी भी जाति धर्म के रहे हों, उन्होंने सब एक ही चीज़ पाई, वहाँ खुदाई में मूर्तियाँ निकलती, मूर्तियों के अवशेष निकलते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न रहा कि फैसला जो है वो रामलला के हित में गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये फैसला 9 नवंबर 2019 को आया था। केंद्र सरकार द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नामक ट्रस्ट का निर्माण जो है वो 5 फरवरी को किया गया। तो फैसला आया 9 नवंबर 2019 को और केंद्र सरकार द्वारा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बनाया गया 5 फरवरी को। तो ये दो तिथियां आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने हेतु एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत राजस्थान का जोड़ीदार किस राज्य को बनाया गया है? असम, तमिलनाडु, गुजरात या फिर जम्मू कश्मीर। तो कौन सा वो राज्य है जिसको जो है भारत का जोड़ीदार बनाया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान हेतु, जिसमें सभी राज्य अपनी अपनी संस्कृतियां जो है लेके चले और दूसरी संस्कृतियों का सम्मान करेंगे? तो राजस्थान का जो जोड़ीदार है वो है असम। 28 फरवरी तक कुल 18 दिन तक चले इस अभियान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु के साथ, पंजाब को आंध्र प्रदेश के साथ, उत्तराखंड को कर्नाटक के साथ, हिमाचल प्रदेश को केरल के साथ और दिल्ली को सिक्किम के साथ जोड़ा गया, ताकि दोनों संस्कृतियों का आपस में मेल जोल बढ़े, आपस में जो है एक दूसरे के प्रति समानता के भाव बढ़े, और ऐसे करके देश जो है वो एकता के सूत्र में पिर सके। सर्वप्रथम इस योजना का संचालन जो है वो एकता दिवस यानी कि 31 अक्टूबर 2015 को करने की घोषणा की गई थी। तो 31 अक्टूबर 2015 को एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? जो उस दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश की 500 से ज़्यादा रियासतें थी उनको सबको मिला करके एक इंडिया का निर्माण किया, तो इसीलिए उन्हीं के जन्म दिवस के दिन जो है एकता दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ द्वारा जनवरी 2020 को आदेश पारित करके
रोहिंग्या मुस्लिमों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस देश को दी गई है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर म्यांमार। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित करके रोहिंग्या मुस्लिमों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है म्यांमार देश को। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के साथ 7 समझौते किए गए, जिसमें रक्षा समझौता भी शामिल है? पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो किस देश के राष्ट्रपति जो है मार्सेलो रेबेलो डी सूसा है, उनके साथ हमने जो है 7 समझौते किए हैं, तो वो है दोस्तों पुर्तगाल के राष्ट्रपति। 13 फरवरी 2020 को 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए पुर्तगाल के राष्ट्रपति सूसा पिछले 13 वर्षों के दौरान प्रथम पुर्तगाली राष्ट्रपति है जिन्होंने इंडिया का दौरा किया है। तो 13 वर्षों में पहली बार जो है पुर्तगाली कोई राष्ट्रपति भारत आए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रारंभ किसान रेल योजना का मुख्य ध्येय क्या है? किसान एक्सप्रेस रेलें चलाना, किसानों को मुफ्त यात्रा की सुविधा देना, वातानुकूलित और प्रशीतक भंडारण कोच और रेलें, किसानों को रेलवे कोर से विशेष छूट देना यात्रा में। तो कौन सा ध्येय है? तो किसान रेल योजना का मुख्य जो ध्येय है वो है वातानुकूलित और प्रशीतक भंडारण कोच व रेलें चलाना, यानी कि एयर कंडीशंस और प्लस अंदर जो रेफ्रिजरेटर फिटेड हो जिसके अंदर जो है कोई भी सब्जियां, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा नमी जिसको चाहिए होती है तो वो ख़राब ना हो रेल में जाते आते टाइम मालगाड़ी में। तो उसमें मालगाड़ी में ऐसे माल के डिब्बे लगाना जो वातानुकूलित हो, यानी कि वातावरण के अनुसार गर्म या ठंडे हो जाते हो, और वो प्रशीतक हो यानी कि जो फ्रिज का काम करते हो, रेफ्रिजरेटर का काम करते हो, तो ऐसे डिब्बे लगाना ये जो है प्रमुख कारण जो है अपने ध्येय है किसान रेल योजना का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सहकारी बैंकों को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियामक नियंत्रण के अंतर्गत लाने वाला बैंकिंग रेगुलेशन कानून को केंद्र सरकार द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? 15 फरवरी 2020, 5 फरवरी 2020, 25 जनवरी 2020 या फिर 26 फरवरी 2020। तो ये जो बैंकिंग रेगुलेशन कानून जो है दोस्तों वो 5 फरवरी 2020 को इसको अनुमति मिली है, ये लागू हुआ है। इस नियम के पश्चात देश के लगभग 1500 सहकारी जो कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव जिसको बोलते हैं बैंक, निजी और सहकारी माफ़ कीजिए निजी और सरकारी बैंकों की तरह ये सहकारी बैंक जो है वो आरबीआई द्वारा नियंत्रित की जाएंगे। दोस्तों अब ये फैसला 5 फरवरी 2020 को आरबीआई द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्यों लिया गया है? तो इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा है कि आपने आदर्श सोसाइटी घोटाला ये जो वगैरह सुने होंगे, तो ये सब क्या कोऑपरेटिव बैंक है यानी कि मिलजुल कर चलाए जाने वाले बैंक, और इन्होंने लाखों करोड़ों का ऐसे घपला कर दिया। तो क्योंकि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन पर कोई नियंत्रण नहीं था, तो जब नियंत्रण नहीं था तो ये अपना घपला चलाते गए, क्योंकि कोई चेकिंग नहीं होती थी, कोई ऑडिट नहीं आ रही थी पर ईयर और पर मंथ। तो इसीलिए जो है ये मामला हो गया, और इसी को देखते हुए आरबीआई ने फैसला लिया है कि जैसे सरकारी बैंक जो है एसबीआई वगैरह, पहले एसबीबीजे होता था, तो वो सब तो आते ही है उनके अंतर्गत, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत। प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ये भी आते हैं। और इसी के साथ साथ अभी जो सहकारी बैंक जो है, जैसे कोई संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, आदर्श हो गई, और ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो 1500 ऐसे सहकारी जो बैंक है या सहकारी क्रेडिट कोऑपरेटिव या सहकारी कोऑपरेटिव जो ऐसी शाखाएं हैं अलग अलग, जो है ये फर्जी बैंक जो है सीधे शब्दों में कहें तो ये सारे भी जो है अंतर्गत आ जाएंगे किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 33वां, 40वां, 39वां या 76वां। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है दोस्तों 40वां। पहले स्थान पर आता अमेरिका। विश्व की 53 बौद्धिक संपदाओं वाले इस आंकलन में पिछले वर्ष भारत जो है वो 36वें स्थान पर था, तो 4 स्थान नीचे आ गया भारत। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 1994 में बंद हुए 1 रुपये के नोट को फिर से छापने की कवायद चल रही है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों पहले भी कई बार आपको इस बारे में बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। भारत के राष्ट्रपति के, भारत के वित्त मंत्री के, भारत के प्रमुख वित्त सचिव के, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। तो 1 रुपये के नोट पे सिग्नेचर होते हैं भारत के प्रमुख वित्त सचिव के दोस्तों। तो बाकी जो भी नोट होते हैं सारे, जैसे 10, 20, 50, 100 का हो गया, पहले 1000 का आता था, अब 500 और 2000 के आते, तो उन सब नोटों पे 10,000 का भी नोट जो है आता है, लेकिन आम लोगों के पास तो नहीं है।
तो इस सब पे जो है सिग्नेचर होते हैं रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं, जैसे रघुराम राजन वगैरह हुए हैं, शक्तिकांत दास, तो उनके होते हैं। लेकिन जो 1 रुपये का नोट है उस पर साइन होते हैं भारत के प्रमुख वित्त सचिव के। इस नोट की छपाई पर मूल्य से अधिक खर्च आने पर सर्वप्रथम 1926 में बंद किया गया, फिर 1940 में फिर शुरू किया गया, किंतु 1994 में फिर बंद कर दिया गया। तो ऐसे बंद चालू चलता रहता है, फिर शुरू कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड को आधार से जोड़ने तो अंतिम तिथि घोषित की गई है 30 जनवरी 2020, 31 मार्च 2020, 30 जुलाई 2020 या फिर 31 दिसंबर 2020। तो अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने तो अंतिम तिथि जो है वो है 31 मार्च 2020। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 27 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा किस प्रभाग की 100% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की गई है? एयर इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन गैस या फिर इंडियन ऑयल। तो केंद्र सरकार द्वारा किस भाग की 100% मतलब जो है कौन सा उनकी भाग है, जो है ये सारे भाग ही हैं, एयर इंडिया हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन गैस, ये सब जो है केंद्र सरकार के अलग अलग भाग हैं। तो इन भागों में से किस प्रभाग की जो है हिस्सेदारी में 100% जो हिस्सेदारी है वो 100 की 100% बेचने की बात है, तो वो एयर इंडिया की है। एयर इंडिया पर 8,556 करोड़ से भी अधिक का कर्ज है और इस हेतु 20 से 25 करोड़ प्रतिदिन नुकसान भी होता है। तो भारत सरकार ने 2018 में इसकी 76% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की थी, लेकिन इस बार पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने की बात कही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने क्लासिकल स्वाइन फीवर नामक बीमारी का टीका विकसित किया है। ये बीमारी किससे संबंधित है? मानवों से, सूअरों से, सांपों से या मुर्गी से? तो ये जो क्लासिकल स्वाइन फीवर नामक बीमारी है ये दोस्तों सूअरों से संबंधित। तो स्वाइन फ्लू वगैरह सब मुझे लगता है इन्हीं फैमिली का एक हिस्सा है। वर्तमान में निर्मित पद्धति सेल कल्चर से ये जो संबंधित है। इससे पूर्व इस प्रकार के टीकों का निर्माण जो है वो खरगोश को मार के उसकी स्प्लीन से किया जाता था। तो मतलब अब इस रोग का इलाज भी होगा और खरगोशों को भी मारना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नई पद्धति हमें मिल गई है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सबसे अधिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का जो कीर्तिमान है, जो रिकॉर्ड है स्थापित करने वाली क्रिस्टीना कोच हैं, वो किस देश की रहने वाली है? तो आपने जो है जनवरी से मार्च के बीच का अगर करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो क्रिस्टीना कोच है उन्होंने जो है सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो वो किस देश की रहने वाली है? भारत, अमेरिका, रूस, जापान। तो दोस्तों क्रिस्टीना कोच जो है वो अमेरिका के निवासी हैं। क्रिस्टीना अंतरिक्ष में 11 माह यानी कि 328 दिन तक रही। इससे पूर्व ये जो कीर्तिमान है वो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पेगी विट्सन के नाम था, जिन्होंने 2016-17 में 288 दिवस जो है अंतरिक्ष में बिताए थे। तो पहले पेगी दिवस और अब वर्तमान में क्रिस्टीना कोच जो है उनका नाम है। और दोस्तों इसमें कुछ और तथ्य भी देखिए, आपने अपने पहले ही अंतरिक्ष मिशन पर गई क्रिस्टीना ने इन दिनों जो है इन 328 दिनों में धरती के 5,248 चक्कर लगा के उनका जो उपग्रह था वो चक्कर लगा रहा था और 13.9 करोड़ किलोमीटर जो की जो है दूरी तय की है। तो ऐसे करके वो जो है अंतरिक्ष में रही पहले ही मिशन था उनका और पहले ही मिशन में इतना बढ़िया और लंबा रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया। IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने भारत के कोच पुलेला गोपीचंद को 2019 कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ये किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, निशानेबाजी, टेनिस या बैडमिंटन? तो पुलेला गोपीचंद को जो है कोच लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है, तो वो जो है दोस्तों संबंधित हैं बैडमिंटन नामक खेल से। गोपीचंद को पुरस्कार के पुरुष वर्ग में ऑनरेबल मेंशन से नवाजा गया है। वे प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। प्रकाश पादुकोण के पश्चात ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी थे। प्रकाश पादुकोण कौन है? दीपिका पादुकोण, एक बॉलीवुड अभिनेत्री, उनके पिताजी प्रकाश पादुकोण। तो पुलेला गोपीचंद 2001 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2005 में पद्मश्री, 2014 में पद्म भूषण और आगे शायद 2000 आई थिंक 16 था या 17 था उसमें द्रोणाचार्य पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो इतने सारे सम्मान पाने वाले व्यक्ति को एक और सम्मान, साइना नेहवाल, PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत सरी के खिलाड़ी जो है वो गोपीचंद के उत्कृष्ट मार्गदर्शन का ही परिणाम है। तो दोस्तों अब इनको जो है बिल्कुल इतने सारे पुरस्कार जीते हैं और इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, तो बिल्कुल ये डिजर्व करते हैं, पुलेला गोपीचंद डिजर्व करते हैं कोच लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने हेतु। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय हॉकी टीम के किस खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है?
विवेक प्रसाद, मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह या फिर रुपिंदर पाल सिंह। तो दोस्तों कौन है वो जिन्होंने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी का जो है प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, वो है मनप्रीत सिंह। 1999 में आरंभ हुए इस पुरस्कार को जीतने वाले अब तक के एकमात्र और प्रथम भारतीय जो है वो मनप्रीत सिंह ही है। FIH वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो ईवा डी गोइड को मिली, जो कि नीदरलैंड से हैं। तो दोस्तों भारत के पहले ऐसे हॉकी खिलाड़ी जिनको जो है ये FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है 1999 से अब तक, यानी कि लगभग 21 साल हो चुके हैं और अभी तक हमारे कोई भी भारतीय खिलाड़ी हॉकी का प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं बना है। तो आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्रिकेट में जो प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाले पहले खिलाड़ी जो पहले ही संस्करण में प्लेयर ऑफ द ईयर बने वो बने राहुल द्रविड़, बैट्समैन ऑफ द ईयर और टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर, ऐसे कुछ उनको अवार्ड्स मिले थे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद हेतु तीसरी बार शपथ ग्रहण की। उनके अतिरिक्त 3 बार दिल्ली के CM पद की शपथ किसने ली है? मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो है शीला दीक्षित। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 और बीजेपी को 8 सीटें प्राप्त हुई। इससे पहले आम आदमी पार्टी के पास 67 और बीजेपी के पास 3 थी। कांग्रेस पहले भी 0 थी और आज भी 0 है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मैं हूँ और मैं रहूँगा, ये थीम यानी कि जो विषय है वो किस जो है एक दिवस से संबंधित है? विश्व एड्स दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व कैंसर दिवस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं हूँ मैं रहूँगा थीम जो है वो संबंधित है विश्व कैंसर दिवस से, जो हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 6 फरवरी 2020 को डॉक्टर NS धर्मशक्तु को किस रोग उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है? एड्स, कैंसर, हैजा या फिर कुष्ठ। तो जो डॉक्टर NS धर्मशक्तु है उनको रोग उन्मूलन में बढ़िया काम करने तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया। तो वो रोग जो है वो है कुष्ठ रोग में जो है बढ़िया कार्य करने हेतु। ये हवा जनित संक्रामक रोग जो कुष्ठ है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया के फैलने से होता है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की स्थापना गांधी स्मारक कुष्ठ फाउंडेशन ने वर्ष 1950 में की थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों वो कुष्ठ रोग के प्रति गांधी की सेवा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है बनाना है। तो उसी के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया जाता है और कुष्ठ रोग में जो है इन्होंने अच्छा काम किया डॉक्टर NS धर्मशक्तु ने। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति पर हम लोग पहुंच चुके हैं और भी पार्ट जल्दी आपके लिए आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।